गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बायो सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बायो सावर्ट लॉ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो बायो सावर्ट ने इसी कंसेप्ट को लेकर, जैसे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें इतना पता चल गया कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। बायो सावर्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए एक अपना खुद का कंसेप्ट दिया था स्टडी करके कि मान लीजिए, इसे समझाने का बहुत सिंपल तरीका है। बायो सावर्ट्स, ये दो अलग अलग फिजिसिस्ट थे, बायो और सावर्ट। ये बायो है, टी को आप प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे क्योंकि टी क्या होता है, फ्रेंच नेम होता है और फ्रेंच नेम में टी साइलेंट होगा। ठीक है, मतलब ये बायो जो वर्ड है वो फ्रेंच नेम है जहाँ पर टी साइलेंट होता है, और ये सावर्ट आपको पूरा पढ़ना है, बायो सावर्ट। ठीक है, लॉ इसमें क्या होगा, उन्होंने एक्सप्लेन करने से पहले ये समझाया था कि मान लीजिए कि कोई एक्स वाई मतलब जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, जो भी लेंथ होगी एक्स वाई हमने मान लिया। एक्स वाई एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसके इस पूरे वायर को न लेते हुए अगर इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा ले ले, छोटा सा एलिमेंट ले ले कंडक्टर का, जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, डीएल लेंथ का। डी हमेशा जहाँ लग जाए वहाँ टोटल लेंथ का हमेशा छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, कई बार आपने देखा होगा वर्क डन, और फिर कोई छोटा सा या स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो आप डी डब्ल्यू लगा देते हैं। तो डी एल मतलब पूरे सेगमेंट का एक छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है कंडक्टर का, और ये मान लेते हैं कि अब इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रही है, तो इसके आसपास कौन सी फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें इसी से कुछ दूर एक पॉइंट P है वहाँ तक होगी या नहीं। जैसे आप कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो आपने देखा है कि उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की रेंज कहाँ तक है, उसी फील्ड के अंदर कोई पॉइंट P ले लिया, तो सेम उसी तरह जो DL एलिमेंट लिया है उससे कुछ दूरी पर। ठीक है, अब वो कुछ दूरी को हम ले लेते हैं कि एज्यूम कर लेंगे कि ये दूरी x है, इस एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, a भी मान सकते हैं, जो भी मानना चाहे आप इसको मेज़र कर सकते हैं, या r ले लीजिए, सबसे सिंपल, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल r ले लीजिए। ठीक है, तो उस एलिमेंट से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, और उस पॉइंट P पर आपको यहाँ इसके अंदर करंट फ्लो होने के कारण इस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पॉइंट P पर आपको फाइंड आउट करना है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको इस पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है। तो उसने कहा है कि इस DL लेंथ में जब करंट फ्लो हुई है तो इस DL लेंथ के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, छोटी सी dB, क्योंकि पूरे एलिमेंट को ना लेते हुए याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को आप D से रिप्रेजेंट करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, इस कंसेप्ट को याद रखते जाइएगा, उसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो आप उसे B से रिप्रेजेंट करते हो। वेक्टर फॉर्म में इसका जो डायरेक्शन दिखाता है, तो यहाँ पर छोटे से एलिमेंट के लिए इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, dB। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कंसेप्ट क्या दिया है उसने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट P पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इस एलिमेंट, जितनी भी एलिमेंट की लेंथ है उसके। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट है यही फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ये जो लाइन है जो इस एलिमेंट से पॉइंट को जोड़ती है, ये लाइन इस एलिमेंट के साथ जो भी एंगल बनाती है उसका साइन पैरामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है,
ये एलिमेंट और जो लाइन है एलिमेंट और पॉइंट पी को जोड़ती है उनके बीच का एंगल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वही फील्ड इन्वर्सली पहले अपन लिखेंगे करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और फोर्थ नंबर पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एलिमेंट और उस पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है r उसके स्क्वायर के। ठीक है, अब इसे हम थ्योरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेट एक्स वाई बी अ कंडक्टर carrying a current I and due to this current the intensity of magnetic field at the point P is dB। ये dB को हमने मान लिया है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्टिव हो। ठीक है, इज, अब आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। सेकेंड, इज directly proportional to the sin theta where theta is angle between the current element and the line joining the current element and the point P। एक तो करंट एलिमेंट और जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही है उसके बीच का एंगल है। देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसके अंदर जो करंट फ्लो रही है उसके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट P। ठीक है, तो इस तरीके से बायो सावर्ट ने ये लॉ दिया था, जिसको लास्ट में अगर हम मर्ज करके देखें तो ये बनेगा I dl साइन थीटा और अपॉन में r स्क्वायर। dB इक्वल टू k क्या बनेगा, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, म्यू 0 अपॉन 4 ठीक, अब आप लोग ये भी याद रखिए कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ k नाम का जो कांस्टेंट था, है ना, कूलाम्स लॉ में k का इंट्रोडक्शन हुआ था सबसे पहले, और वहाँ पर k को अपन कहते थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, ये किस पे, मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये आप अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते आए हो जितने भी डेरिवेशंस किए। अब आपको जब मैग्नेटिक फील्ड की बात चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको k इक्वल टू म्यू 0/4 लिखना है, क्योंकि यहाँ का जो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू 0/4 होती है। जहाँ पर 4 और पाई की तो वैल्यू होगी, बस म्यू 0 क्या है, तो म्यू 0 क्या होगा, उसकी वैल्यू नोट कर लीजिए, म्यू 0 इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁷, क्योंकि आप म्यू 0 फाइंड आउट करेंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा और इस k की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, क्योंकि टेस्ला मतलब यहाँ पर आप dB को फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए इसके थ्रू आप यूनिट बनाइए। आप यहाँ पर k की यूनिट बनाने जा रहे हैं, k की यूनिट क्या होगी, dB मतलब टेस्ला, r स्क्वायर है, दैट मीन्स ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये dl है, ये अपॉन में आ जाएगा। इसकी लेंथ भी होगी मीटर। देखिए ये इसको हम लिखेंगे टेस्ला, ये r स्क्वायर है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर है मतलब आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, इक्वल टू k यही रहेगा। I मतलब एम्पियर होता है। ठीक, और ये dl है, इसकी यूनिट होती है मीटर, जो कि यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और एंगल है उसकी यूनिट हम नहीं लिखते। साइन थीटा की वैल्यू होती है जनरली 30 की वैल्यू होती है, 60 की होती है, जो कि कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल, फाइनली हमारे पास यूनिट आएगी टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, ऐसे ये इस कांस्टेंट की यूनिट बनी है। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आगे के सारे डेरिवेशन इसी पर बेस्ड होते। ठीक, इसके साथ ही एक
जो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बचा था हमारा, ठीक है। तो फ्लेमिंग वो हमने जो पढ़ा था वो मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल था और सेकंड था मैक्सवेल राइट हैंड रूल था, ठीक है। उसके अलावा पाम रूल को भी मैंने समझा दिया था। अब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ना है। क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि अगर आप अपने ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट वाला हैंड लीजिए, इसमें ये थंब, ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, केवल आप इन तीनों को यूज करेंगे, बाकी दोनों को फोल्ड कर लेंगे। इन तीनों को कुछ इस तरीके से रखना है जैसे कि ये, यानी कि ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले और ये इसके साथ, मतलब ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहलाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये थंब हो जाएगा, ये फोर फिंगर हो जाएगी और फोर फिंगर से कनेक्ट ये मिडिल फिंगर हो जाएगी, ठीक है। इन तीनों की डायरेक्शन है और बाकी ये जनरली टू फिंगर्स फोल्ड हो जाएगी, ठीक। अब आप ये देखिए कि ये वाला तो थंब है, तो हमेशा जो थंब की डायरेक्शन है, ये वाला थंब, ये फोर फिंगर, ठीक है, और ये मिडिल फिंगर है, ये तीनों ही एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। इसमें से जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो आगे फोर फिंगर होगा ये एफ को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है कि जहाँ भी करंट फ्लो होगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होंगे, तो ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये कंडक्टर को। ये लॉ हमने क्यों पढ़ा है कि अब जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, मतलब चार्जेस भी फ्लो होंगे। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, उससे 90 डिग्री पे जस्ट क्या होगा, आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। और सेकंड थिंग जो तीसरा नंबर है फोर्स का, वो हमेशा कहाँ होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल से समझाया था। इसको स्टेटमेंट वाइज आप कैसे लिखेंगे, इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर, ये वाली मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ अवर लेफ्ट हैंड, ये हमेशा किसके लिए बनाया है, लेफ्ट हैंड के लिए, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपस में क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इससे और ये इससे, ठीक है। देन द फोर फिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, then middle finger represent the direction of positive charge and the thumb will give the direction of force, ठीक है। जो कि कौन सा फोर्स है, जो ये जो चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं ना, इनके ऊपर जो फोर्स लगता है, उनके ऊपर लगने वाला, या जो फोर्स वो फील करते हैं चार्ज पार्टिकल, उस फोर्स को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो होती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे आपने आज बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा ना, बस यही कंसेप्ट आपको नेक्स्ट डेरिवेशन में यूज़ करना है। तो उससे पहले आप ये क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप पहले इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे लर्न करिए, ताकि नेक्स्ट डेरिवेशन इसी पर डिपेंड है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।